देखो, फर्स्ट चैप्टर है ये, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 years। मतलब क्या हुआ, हम ऐसे बदलाव को, हम ऐसे चेंजेस को देख रहे हैं, हम ऐसे चेंजेस को देखेंगे जो कि बहुत सालों में हुए हैं, मीन्स हजारों साल जो भी चेंजेस आए हैं। कोई भी चेंज अचानक से नहीं हो जाता है, कोई भी चेंज जो है ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता। एवरी चेंजेस इज ग्रेजुअली इन नेचर, वो बहुत ग्रेजुअली और बहुत ही धीरे धीरे होता है। देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टेक अ लुक एट मैप्स 1 and 2। अब हम मैप 1 देखते हैं। दिस इज द मैप 1। ये मैप 1 है और ये है मैप 2। ये मैप 2 है। Map 1 was made in 1154 CE. CE means क्या? Common era. By the Arab geographer Al-Idrisi. ये जो मैप 1 है, ये किसने बनाया? ये अल इद्रिसी ने बनाया। और ये कब बनाया? ये 1154 CE में बनाया। The section reproduced here is in a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. अब ये जो मैप है ये क्या है? ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, जो कि पहले उसने वर्ल्ड मैप बनाया, ये उसी का एक पार्ट है। ये एक बड़े मैप का एक छोटा सा पार्ट है और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को शो कर रहा है। मैप 2 was made in the 1720 by a French cartographer। अब अगर हम मैप 2 की बात करते हैं, ये भी इंडिया का ही मैप लग रहा है। इट लुक्स लाइक इंडिया का मैप। और ये इंडिया का, ये तो एकदम शो हो रहा है अभी के मैप के जैसा लग रहा है ना ये वाला तो नहीं लग रहा। ये वाला लग रहा है मैप 1, नहीं। बट मैप 2 तो लग रहा है। तो ये किसने बनाया? ये एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, फ्रांस के थे वो। और कार्टोग्राफर मीन्स क्या हुआ? अ पर्सन हु मेक्स मैप। पर्सन, ऐसे व्यक्ति जो कि मैप बनाते हैं। तो जो सेकंड मैप है वो 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। दोनों तो सेम एरिया के मैप हैं। ये जो मैप है, मैप 1 एंड मैप 2, ये दोनों सेम एरिया के मैप है। किसके हैं? इंडियन मैप। इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मैप है ये। ठीक है, बट ये दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं ना एक दूसरे से। हाँ। दोनों बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। इन अल इद्रिसी मैप, अगर हम अल इद्रिसी की मैप के बारे में अगर हम बात करते हैं, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि साउथ इंडिया कहाँ है? साउथ इंडिया ऐसी जगह बना हुआ है जहां हम नॉर्थ इंडिया को एक्सपेक्ट करते हैं। जहां पे अभी नॉर्थ इंडिया है, वहां पे साउथ इंडिया है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ तो ये सारी चीजें उर्दू में लिखी हुई है ना, जो कि सब लोग नहीं पढ़ सकते। इट्स नॉट अ कॉमन लैंग्वेज, सब लोग इसे नहीं पढ़ पाएंगे कि हाँ इसमें आखिर लिखा क्या है। ठीक है। जो मैप 1 में एरिया है वो साउथ है इंडिया का। अभी हाँ, ये जो मैप 1 में एरिया ये दिखा रहे हैं, एक्चुअल में ये नॉर्थ एरिया, नॉर्थ का एरिया होना चाहिए। बट जो अल इद्रिस से, उन्होंने नॉर्थ की जगह से साउथ, मतलब साउथ को दिखाया, कि नॉर्थ ना दिखा के नॉर्थ की जगह साउथ को उन्होंने प्लेस किया है। ठीक है। एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। अब श्रीलंका कहाँ है? श्रीलंका को अगर देखेंगे हम अभी रिसेंट मैप में, तो वो साउदर्न में है ना, साउथ पार्ट में है, बिल्कुल नीचे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उन्होंने साउथ श्रीलंका को ऊपर दिखाया है। यहाँ पे ये श्रीलंका उन्होंने दिखाया है। जब हम कोई भी मैप रीड करते हैं, इट मीन्स कि ऊपर जो है ये हमारा नॉर्थ पार्ट होगा। जब हम कोई भी मैप रीड करते हैं, इट मीन्स ये नॉर्थ है, दिस इज आवर साउथ।
This is east and this one is west. तो इसमें देखो ये जो है ये श्रीलंका इन्होंने ऊपर दिखाया है और नॉर्थ में दिखाया है, जबकि श्रीलंका का एक्चुअल प्लेस कहाँ है? साउथ में होगा ना। और हाँ। एकदम मैप में अगर हम देखें तो लोअर पार्ट में और साउथ में होगा ये, बट इसमें उन्होंने दिखाया कि ये अपर पार्ट में, मैप के अपर मोस्ट रीजन में है और ये नॉर्थर्न एरिया में है। अब देखो, we would expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top. Place names are marked in Arabic. अरेबिक में लिखा हुआ है, उर्दू नहीं, ये अरेबिक में लिखा हुआ है। जितने भी ये है ना एरियाज है जो लिखे हुए हैं, ये अरेबिक है। अब हम आते हैं मैप 2 पे। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, spelled in the map as Kannauj. अब मैप में जैसे ये स्पेल है, ये जो उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कुछ है जो शायद पढ़ नहीं पा रहे हम। यहाँ कोई एक एरिया है यूपी का जो उनने कन्नौज के नाम से बताया हुआ है, बट ये अभी भी यूपी में ये जगह है कन्नौज के नाम से। Map 2 was made nearly 600 years after Map 1. Map 2 कब बना? Map 2 बना जो Map 1 बनने के 600 years के बाद, during which time information about the subcontinent had changed considerably. इस समय तक मतलब चेंजेस तो तुरंत मतलब 1 ईयर में चेंजेस हो जाती हैं, 2 ईयर में कुछ चेंजेस आ जाती हैं। अब जो टाइम है 600 तो एक बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम है, अ वेरी लार्ज टाइम गैप 600 जो है, जिसमें क्या होता है कि ये सब कॉन्टिनेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी, मींस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन्होंने दिखाया है अपने मैप में, ये इसमें भी चेंजेस आ गई, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम गैप है। वो मैप कब बना था? अल इद्रिसी ने कब बनाया था मैप? 1154 CE। 1154 CE में। और जो फ्रेंच कार्टोग्राफर थे उन्होंने कब बनाया? 1750। 1750। तो इट्स नियर ये नियरली 600 इयर्स हुआ। अगर एग्जैक्ट फिगर में बोलेंगे तो 604 इयर्स, बट ये अगर हम राउंड फिगर में लेंगे तो 600 इयर्स हुआ। तो 600 में कितनी चेंजेस आती है ना। अब अगर हम चलो अभी अपने इंडिया को ही देख ले तो 1947 में जो चीज था, क्या वो अभी है? बहुत चेंजेस आई ना 1947 से अभी तक 2021 तक काफी चीजें चेंज हो गई। मोबाइल फोन आ गया, इंटरनेट आ गया एंड सो मेनी थिंग्स। तो 100 इयर्स में अगर इतना चेंज हो रहा है तो 600 इयर्स में सोचो कितना चेंज आया होगा उस समय। तो जबकि वो जो टाइम था, वो जो एरा था, दैट वाज द ग्रोइंग एरा। This map seems more familiar to us and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. अब जो है जो सेकंड मैप है हमारा, if we are talking about the second map and if we look through the second map, अगर हम सेकंड मैप की तरफ बात करते हैं तो ये हम देखेंगे ये बहुत एग्जैक्टली बना हुआ है ना। जो कोस्टल एरियाज हैं ये भी वेल डिफाइंड है। यहाँ देखो ये सारे हमारे कोस्टल एरियाज है। श्रीलंका भी सही जगह, बट ये थोड़ा सा बिल्कुल पास इन्होंने दिखाया है साउथ इंडिया के, जबकि साउथ इंडिया के इतने पास नहीं है श्रीलंका, ये थोड़ा सा लोअर पार्ट में है। इन्होंने पूरा जैसे बे ऑफ बंगाल है तो यहाँ देखो गल्फ ऑफ बंगाल, इन्होंने बे ऑफ बंगाल को भी शो करा है।
this in particular supplies this map was used by European sailors and merchants on their voyages. अब ये जो मैप था ये कौन यूज करता था? जो ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो यूरोपियन बनाया था, ये जो यूरोपियन सेलर थे, सेलर मीन्स क्या, नाविक जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जगह। हाँ, हाँ। और मर्चेंट, मर्चेंट क्या हुए? मर्चेंट हुए व्यापारी, जो खरीदते बेचते थे, वो ये मैप यूज करते थे, क्योंकि ये बहुत मतलब ये एग्जैक्ट मैप था उस समय का, वेल डिफाइंड मैप था उस समय का। इसलिए यूरोपियन सेलर और मर्चेंट अपने वॉयस पे ये इस मैप को यूज करते थे। Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. अब दो पीरियड हमारा क्या हो गया, 1154 और 1750। इन दोनों एरा में अगर हम देखते हैं तो कार्टोग्राफी यानी मैप बनाने का जो साइंस था, मैप बनाने की जो टेक्निक थी, मैप बनाने का जो तरीका था, वो तो अलग था ना इन दोनों एरा में। दोनों मैप अलग अलग दिखी ना। When historians read documents, maps, and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. अब अगर जो ये हिस्टोरियंस होते हैं, जो ये हिस्ट्री, हिस्टोरियंस कौन होते हैं? दोज हु रीड अबाउट द हिस्ट्री। तो जो अब अगर हिस्टोरियन है, उन्हें कुछ फाइंड आउट करना है, तो वो क्या करेंगे? वो डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, मैप देखते हैं, जो पुराने टेक्स्ट हैं उनको कंसिडर करते हैं, और इन सब को लेकर वो हिस्ट्री के बैकग्राउंड को बनाकर, और तब हमारे सामने हमारा पास्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो सारी चीजों को क्वाइटली रीड करते हैं। जो हिस्टोरियंस होते हैं, दे माइन्यूटली रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट। जो भी पुरानी चीजें हैं सभी को अच्छे से रीड करके तब जो पास्ट के बारे में लिखते हैं, जो पास्ट हमारे सामने आता है, that was the actual history of that era, of that place, of that area. अब हम आ गए न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स? अब देखो कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर इंफॉर्मेशन चेंजेस आता है, अगर इंफॉर्मेशन चेंजेस हो जाती है, जो जानकारी है हमारे पास वो अगर चेंज हो जा रही है, तो क्या लैंग्वेज चेंज नहीं होगा? उसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी? वो भी चेंजेस होंगी ना, उसके साथ साथ सारी चीजें चेंजेस हो जाएंगी। हो सकता है कि जो लैंग्वेज यूज होता हो उस समय उसमें भी चेंज आ जाए, जो लैंग्वेज हम यूज जैसे मैप करते 1 में अरबिक हुआ था, मैप 2 में हाँ, इंग्लिश। तो उसमें इंग्लिश यूज होने लगा, जो कि कॉमन लैंग्वेज मतलब कंसिडर्ड होता था, बहुत सारे लोग समझ पाते थे जिस लैंग्वेज को। अब फिर जैसे अब ये हो जाएगा ना, मीनिंग भी चेंज हो गया उसके साथ साथ। लैंग्वेज तो चेंज हुआ ही, हो सकता है इस लैंग्वेज में इसका कोई और मतलब निकलता हो, इस लैंग्वेज में इसका कोई और मीनिंग निकला। तो लैंग्वेज अगर चेंज हो रहा है तो उसके साथ वो मीनिंग भी चेंज हो जा रही है। Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. अब क्या होता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है अगर उसमें लैंग्वेज में चेंज आ रही है तो रिकॉर्ड में भी चेंजेस आना ही है। अगर एक चीज में चेंज आ रही है, एक चीज अगर चेंज हो रहा है तो दूसरी चीज भी तो चेंज होगी ना उसके साथ साथ। हाँ। समझ में आ रहा है ना? हाँ। Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. अब medieval Persian लैंग्वेज जो था, जो मध्यकालीन पर्शियन लैंग्वेज था, वो अलग था जो मॉडर्न और जो आधुनिक पर्शियन लैंग्वेज है उससे। The difference is मेडिवल not पर्शियन क्या हुआ? medieval Persian means मध्यकालीन। जैसे हिस्ट्री को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं ना, एंशिएंट, medieval, मॉडर्न, तो वैसे ही जो मिडिल पर्शियन ये लैंग्वेज जो था, पर्शिया का जो लैंग्वेज है वो पर्शियन, मतलब पर्शिया से रिलेटेड जो हुआ वो पर्शियन हो गया।
तो हम उसको एज अ लैंग्वेज अगर लेते हैं तो मिडिएवल पर्शियन यानी कि बीच का। रितिका सिंह तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ। ओके। तो मिडिएवल पर्शियन जो लैंग्वेज था वो अलग था किससे? मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज से। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी। देखो कुछ चेंजेस जो है वो कैसे आता है, वो आता है जस्ट एक मिनट। अभी कहाँ थे हम? The difference पर्शियन। is not just with regard to grammar and vocabulary. तो ये जो difference है सिर्फ grammar और vocabulary में नहीं है। Means like grammar means framing sentences या use of sentences, use of verbs, इन सब में या vocabulary में सिर्फ नहीं है। इससे the meanings of words also changes over time. अभी बताया ना मैंने कि meaning भी changes हो जा रहे हैं। जैसे अगर हो सकता है उस समय हम आलू को आलू बोलते हो, अगर अभी हम आलू बोलेंगे तो वो समथिंग डिफरेंट, वो कुछ और होगा, है ना। इवन कभी कभी देखोगे तो अगर इंडिया की ही हम बात करें, स्टेट्स में भी लैंग्वेज चेंज हो जाते हैं, होते हैं ना। हाँ। वहां पे कद्दू का मतलब क्या हुआ? ग्रीन वाला हुआ ना, ग्रीन वाला कद्दू। हाँ। बॉटल गॉर्ड, हाँ। बॉटल गॉर्ड को हम वहाँ कद्दू बोलते हैं। बट यहाँ अगर हम खरीदने जाएंगे, यहाँ अगर मैं मार्केट जाऊंगी तो आई विल आस्क फॉर कद्दू, तो वो क्या देंगे? दे विल गिव मी पंपकिन। पंपकिन। हाँ, वो पंपकिन देंगे। अब अगर वहाँ जैसे नेनुआ बोलते हैं ना कि नेनुआ दो, अगर हम वहाँ बोलेंगे हाँ। तोड़ी दो तो कोई देगा? वो समझेंगे? वो नहीं समझेंगे। और ये अगर यहाँ हम बोले नेनुआ दो तो वो नहीं समझेंगे, वो तोरी देंगे। अगर हम तोरी बोले तो तोरी देंगे। तो दो स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गए, हुए ना। तो इसी तरह अगर ये देखो यहाँ पे तो कुछ दूरी में लैंग्वेज चेंज हो जा रहे हैं, बट 600 इयर्स में कितने चेंजेस आए होंगे, कितनी सारी मीनिंग्स चेंज हुई होंगी, है ना। अब देखो अब एग्जाम्पल क्या है। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। अगर हम हिंदुस्तान को ही एग्जाम्पल के ऐसे लेते हैं, क्लास 6 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि जो ग्रीक्स आए थे और जो ईरानीज आए थे, वो क्या, वो इंडस रिवर को क्रॉस करके आए थे ना, इंडस और और उसकी इंडस के नाम पे ही हाँ और इंडस के नेम पे ही इंडिया नाम आया। हाँ, इंडिया नाम आया। और जो उसके आसपास लोग रहते थे उनको हिंदोस कहते थे, HINDOS, हिंदोस। फिर वैसे क्या बना, उसी को मतलब ये करते करते वो हिंदुस्तान बन गया। और इंडोस के कारण, इंडस रिवर के कारण वो इंडोस बना, और इंडोस फिर आगे जाके इंडिया में कन्वर्ट हो गया, हुआ था ना। तो वही देखो क्या है, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। अब अगर हिंदुस्तान को ही ले तो हमारी कंट्री का क्या है, दो नाम है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बहुत सारे नाम है। तो जो हिंदुस्तान था उसको हम अभी इंडिया के नाम से भी जानते हैं, द मॉडर्न नेशन स्टेट। अभी जो है ये एक मॉडर्न नेशन स्टेट है। When the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraz। अब ये टर्म कब यूज हुआ था? 13th सेंचुरी में, किसके थ्रू? मिन्हाज-ए-सिराज। ये क्या थे? एक हिंदुस्तान ना, क्रॉनिकलर थे जो कि सॉरी क्या, हिंदुस्तान नाम जो है वो 13th सेंचुरी में यूज हुआ था 13th मिन्हाज सेंचुरी ई में। सिराज के। हाँ हाँ, राइट। मिन्हाज-ए-सिराज, उन्होंने पर्शियन में कुछ ये लिखा था, प्रोज वगैरह उन्होंने लिखा था। तो उसमें उन्होंने किसका, हिंदुस्तान का यूज करा था। ही मीन द, अब हिंदुस्तान का मतलब क्या था? हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं कि ही इज टेकिंग ऑल इंडिया एज अ हिंदुस्तान। ही वाज नॉट टेकिंग ऑल ओवर द इंडिया एज अ हिंदुस्तान, ठीक है। पूरे इंडिया को एज अ हिंदुस्तान नहीं ले रहे थे। एंड अब वो किसको किसको कंसिडर कर रहे थे एज अ हिंदुस्तान? पंजाब, पंजाब,
हरियाणा, Haryana, and the lands between the Ganga and Yamuna. तो अब गंगा और यमुना कहाँ है? ये देखो, यहाँ से ये गंगा और यमुना भी समवेयर यहाँ से आके ये सारी ट्राइब्यूटरीज थोड़ा कावेरी के साथ भी मिल जाती है, ऐसे आके यहाँ आके एंड करती है। तो ये सारे जो एरियाज थे यमुना और गंगा के आसपास के जो एरियाज थे उनको मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान कहा। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. वो पॉलिटिकल सेंस में इन्होंने यूज किया था उस जमीन को, उस जगह को जो कि दिल्ली सुल्तान, उस समय के जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके अंडर में वो जो जगहें आती थी, वो जो प्लेसेस आते थे, लाइक इन पंजाब, हरियाणा, सुल्तान अंडर में पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बिटवीन के हाँ, एरियाज। जो लैंड था जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में था, जिसमें दिल्ली सुल्तान राज करते थे, उसको उन्होंने एज अ हिंदुस्तान कहा। ठीक है। The areas included in this term shifted with the extent of the sultanate. ठीक है, अब इसको सल्तनत के रूप में भी मानने लगे थे लोग, but the term never included South India. धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत ने जितनी भी एरियाज को कवर किया, जितनी भी जगह को उन्होंने कवर किया, अपार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा यमुना, उन जगहों को भी एज अ हिंदुस्तान कंसिडर करने लगे। लेकिन उसमें साउथ इंडिया का, इस पार्ट का कहीं नामो निशान नहीं था। ये कभी भी हिंदुस्तान में, सुल्तान, हाँ, इसको कभी भी हिंदुस्तान में एडमिट नहीं करा गया, नहीं इंक्लूड नहीं करा गया। बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी, अब क्या हुआ, अर्ली 16th सेंचुरी की हम बात करते हैं। बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। फिर बाबर, वो भी दिल्ली का सुल्तान था। तो ये पढ़ा है तुम लोगों ने, मुगल अभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अब पढ़ोगे आगे आई थिंक। मुगल एम्पायर्स, नहीं वो नहीं पढ़ा है। हाँ, अभी आगे पढ़ना होगा मुगल एम्पायर। तो उसी में बाबर जो था उसने क्या किया, हिंदुस्तान को एज ज्योग्राफी, मतलब इंडियन ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी मीन्स क्या होता है, भूगोल, भौगोलिक स्थिति, उन सबको बताने के लिए, उन सबको डिनोट करने के लिए उसने टर्म ज्योग्राफी यूज किया, सॉरी हिंदुस्तान यूज किया। ज्योग्राफी को बताने के लिए, उस एरिया के ज्योग्राफिकल रीजन्स और जो भी भौगोलिक स्थितियां हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान टर्म को यूज किया। द फौना, फौना मीन्स क्या होता है? नहीं पता। फ्लोरा एंड फौना टर्म सुना है ना? फ्लोरा मीन्स एनिमल्स, फ्लोरा मीन्स प्लांट। तो फौना मीन्स उस जगह के जो एनिमल्स थे, जो इनहेबिटेंट थे, तो उनके कल्चर और वहाँ की जो लोग रहते थे, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के जो एनिमल्स थे और जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, उनके कल्चर्स कैसे हैं, व्हाट दे आर सेलिब्रेटिंग, हाउ दे आर बिहेविंग, व्हाट दे आर वेयरिंग, उस सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फ्लोरा, सॉरी फौना और कल्चर्स को उन्होंने डिफाइन किया एज अ हिंदुस्तान। As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. अब आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे, मतलब आगे भी जो चैप्टर्स आने वाले हैं, आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि अमीर खुसरो, he was a poet. कब के पोएट है वो? He was the poet of 14th century, यानी 1400। ये सारी कब की बातें हो रही हैं? सीई की बातें हो रही हैं, कॉमन एरा। वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन एरा। वी आर रीडिंग मिडिएवल हिस्ट्री। ये जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो हमने शुरू किया है हिस्ट्री, क्लास 7th में जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये हम मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं।
और क्लास 6 में जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, that was like stone age, paleolithic period, mesolithic period, neolithic period, ये सब पढ़ा होगा ना? हाँ, तो ये that was our ancient history, और ये अभी हम medieval history पढ़ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि 14th सेंचुरी पोएट जो अमीर खुसरो ने थे, उन्होंने भी हिंद वर्ड को यूज किया है एज अ हिंदुस्तान। While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, जबकि ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी इंडिया एग्जिस्ट करता था कि हाँ इंडिया को भी हम दूसरी तरफ से नहीं ले सकते हैं, इंडिया भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिया भी हम जान रहे हैं कि इस जगह को हम इंडिया कह रहे हैं। The term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. अब अगर हम आज के बारे में बात करें, if we are talking about today, हिंदुस्तान ये हमारा पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा है। इट डिड नॉट कैरी अवर पॉलिटिकल मीन्स क्या हुआ, राजनीतिक, एंड नेशनल मीनिंग। अब हर जगह इंडिया यूज होता है ना। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान तो नहीं बोलते, हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया, वी आर टेकिंग इंडिया एज अ पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग। ठीक है, समझ में आ गया इतना? हाँ। Historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past. अभी के जो historians हैं, ऐसा नहीं है ना कि historians जो थे पहले थे अब नहीं होते, ऐसा नहीं है। अभी भी historians हैं और आगे भी होंगे, just like scientists हैं और भी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वैसे historians भी हैं। इसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ता है। We have to study for this to be a historian. तो हिस्टोरियन जो है अभी के, उनको भी बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि जो चीजें पहले यूज हुई हैं, जो टर्म्स पहले यूज हुए हैं, जो लैंग्वेज पहले वाले हिस्टोरियंस ने यूज किया है, वो ये देखते हैं कि उनका अभी क्या मीनिंग है। अगर वो उन चीजों को अभी लिखेंगे, इट मीन्स वो उस लैंग्वेज में लिखेंगे जो कि अभी के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। अगर अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉरेनर, हम फॉरेनर किसको कहते हैं? Who is not an Indian? हाँ, जो इंडियन नहीं होते हैं, लाइक दोज हु आर नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Who is not an Indian? अब हम कैसे, अब जो इंडिया के हैं, जिनका बर्थ यहाँ हुआ है बट वो कहीं फॉरेन में जाके रहने लगे हैं, those who are living in foreign, क्या हम उनको फॉरेनर बोलेंगे? नहीं, they are non-residential Indian, NRI, उनको हम NRI कहते हैं कि वो इंडियन तो है, उनका बर्थ तो इंडिया में हुआ है, वो फॉरेनर तो नहीं हुए ना। तो फॉरेनर का मतलब है कि ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो कि इंडियन नहीं है, जिसका बर्थ इंडिया में नहीं हुआ हो और जो अदर कंट्रीज में रहते हो। इन द मिडिएवल पीरियड, अब अगर मिडिएवल पीरियड की हम बात करें, अ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज। मींस क्या, किसी को भी, फॉरेनर किसके लिए यूज होता था मिडिएवल पीरियड में? जैसे जिसके लिए मैं स्ट्रेंजर हूँ, अगर मैं किसी और के घर में आती हूँ, इफ आई एम कमिंग टू अनदर एनीवन्स हाउस और ही इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग मी, वो ही और शी इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग मी, वो मुझे नहीं पहचानता, बट अगर मैं उसके घर जा रही हूँ तो आई वॉज ट्रीटिंग लाइक अ फॉरेनर, कि हाँ ये तो फॉरेनर है। इंडिया को होने के बाद भी, इंडिया के होने के बाद भी, इंडिया क्या पड़ोसी होने के बाद भी, अगर तुम्हारे पड़ोस में आसपास कोई रह रहे हैं, ठीक है, ये मिडिएवल पीरियड की बात हो रही है, तुम्हारे आस पड़ोस में अगर कोई रह रहे हैं, तुम उन्हें नहीं जानती,
मतलब उन्हें ना देखा है ना कुछ है। चलो कुछ नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई हरियाणा का चला आ रहा है तुम्हारे घर पे, ठीक है तो वो इंडियन। अगर हम अभी की बात करें तो हम उनसे क्या कहेंगे, अरे भाई तुम अननोन पर्सन हो, हम ये बोलेंगे। लेकिन मिडिएवल पीरियड में उनको फॉरेनर कहा जाता था, अरे ये तो फॉरेनर आ गए, हु आर यू, यू आर अ फॉरेनर। ठीक है, क्योंकि मतलब कोई भी अनजान पर्सन अगर तुम्हारे पास आ रहा है जिसे तुम नहीं जानते हो, उसे हम फॉरेनर कहेंगे। ठीक है, on someone who was not a part of that society or culture, जो उस सोसाइटी का पार्ट नहीं है, उस कल्चर का हो सकता है वो दूसरे मोहल्ले से आया हो, दूसरे कल्चर का हो। हिंदू के घर मुस्लिम आया हो, मुस्लिम के घर सिख आया हो, सिख के घर ईसाई आया हो, तो वो दैट ही वाज अ फॉरेनर। इन हिंदी द टर्म परदेसी might be used to describe such a person, and in Persian अजनबी। अब हिंदी में उसे क्या कहते थे फॉरेनर को मिडिएवल पीरियड में, परदेसी। मेडिवल पीरियड। हाँ, और पर्शियन लैंग्वेज में क्या कहते थे, अजनबी, कि अरे देखो ये तो अजनबी है, अरे देखो ये तो परदेसिया है। एंड इन इंग्लिश ही इज अ फॉरेनर। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner। जो शहर में रहने वाले थे और जो जैसे अगर वो फॉरेस्ट में गए, किसी और जगह गए, तो उनको फॉरेनर कहते थे। But two peasants living in the same village were not foreigners to each other। जैसे अगर दो लोग एक ही गांव में रहते हैं तो वो फॉरेनर नहीं हुए। हाँ, जैसे दो लोग एक, जैसे तुम हो और तुम्हारी फ्रेंड है, तुम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हो, तो तुम फॉरेनर नहीं हुए। उस समय तो मतलब एक विलेज कह लो, एक मोहल्ले जितना ही बड़ा होता था। उस समय तो बहुत कम लोग रहते थे ना एक विलेज में। तो ट्रीट योर मोहल्ला, योर एरिया एज अ विलेज। अगर तुम अपने मोहल्ले को एज अ विलेज, एज अपने आस पड़ोस को एज अ विलेज अगर ट्रीट कर रहे हो, दूसरे मोहल्ले को दूसरे विलेज की तरह ट्रीट कर रहे हो, और तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे विलेज में रह रही है, बट एक और फ्रेंड है वो अगर दूसरे विलेज में रह रही है और उसे तुम नहीं जानती, और वो तुम्हारे विलेज में आती है, तो वो फॉरेनर हुई तुम्हारे लिए। और तुम उसके विलेज में गई तो वो फॉरेनर हुई तुम्हारे लिए। बट जो फ्रेंड तुम्हारे विलेज में रह रही है, शी इज नॉट अ फॉरेनर फॉर यू, एंड यू आर नॉट अ फॉरेनर फॉर हर। ठीक है, इवन दो दे मे हैव had different religious और caste background। अब इसमें क्या है देखो, इसमें ये चीज है कि अगर सेम विलेज है, ये एक विलेज है, हो सकता है इसमें, जैसे इसमें दो लोग रह रहे हैं, ठीक है, ए एंड बी। इसको ना अच्छे से समझो, इससे क्वेश्चंस काफी अराइज हो सकते हैं। तो जैसे ये दो पर्सन है ए और बी, एक और विलेज है उसमें एक पर्सन है सी। तो अब ये बताओ, अगर सी ए और बी के विलेज में आता है तो क्या ये फॉरेनर होगा? हाँ। और अगर ए या बी सी के विलेज में जाते हैं तो क्या ये सी के विलेज के लिए फॉरेनर होंगे? हाँ। होंगे ना। तो अब क्या है कि अब हाँ, बी जब वो सी जानते, बट आवाज अगर भी वो उसके आवाज क्लियर नहीं आ रही। बीच पड़ी है, हाँ हाँ आती है। बीच जो है कोई जानते हैं, वो उस विलेज में गए, तो सी के लिए फॉरेनर आवाज नहीं, नहीं उसके नहीं आ विलेज रही, के लिए ना। क्लियर नहीं आ रही आवाज। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? हेलो, दीदी भी। हाँ हाँ आ रही है आवाज। हाँ, हाँ बोलो। जो है वो सी को जानते हैं, अगर फिर भी वो उसके विलेज में गए ए तो वो अगर सी के सी लिए को तो जानते फॉरेन नहीं हैं, होंगे। ए मतलब सी, हाँ। ए जो है वो सी को जानते हैं अगर, तो है ना। हम्म। हाँ तो वो तब सी नहीं, के लिए देखो फॉरेनर नहीं अननोन, हुए, उसके विलेज के लिए फॉरेनर ना। उसके विलेज के लिए फॉरेनर हुए, अनोन। अननोन हुए। हाँ, क्योंकि उसके देखो विलेज के सी, लिए ना। हाँ उसके विलेज के लिए फॉरेनर हुए। बट अगर नहीं जानते हैं सी को,
तब तो उसके लिए सी के लिए भी फॉरेनर हुए। अगर हाँ। अननोन, यहाँ पे एक अननोन पर्सन की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द अननोन पर्सन। ठीक है, यहाँ हम अननोन पर्सन की बात कर रहे हैं। अब जैसे हम जानते हैं वो फॉरेनर कैसे हुआ, वो तो फ्रेंड हो गया। तो ए और बी ये दोनों अगर सेम विलेज में हैं और सी जो है वो दूसरे विलेज में है, और ये कह लो एक दूसरे को, ये तीनों ही एक दूसरे को नहीं जानते, तीनों अननोन है एक दूसरे के लिए। तो क्या हुआ, अगर बी सी के प्लेस में जा रहा है, विलेज में जा रहा है, तो वो फॉरेनर हुआ। सी ए के यहाँ आ रहा है तो वो फॉरेनर हुआ। ए बी दोनों अगर जा रहे हैं सी के विलेज में, तो ये दोनों फॉरेनर हुए। लेकिन अब क्या है, अब अगर हम इसको हटा दें, सी की हम बात नहीं करते, सी तो अब दूसरे विलेज का ही हो गया, तो वो फॉरेनर ही है। अगर हम ए और बी की बात करते हैं, जैसे ए और बी सेम विलेज में है, तो ये फॉरेनर नहीं होंगे। दे विल नॉट ट्रीट एज अ फॉरेनर, परदेसी और अजनबी। इनको हम ये तीनों एक, ये दोनों एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होंगे। और इवन इफ ये अगर दूसरे कास्ट का भी हो, दूसरे रिलीजन का भी हो सकता है ए हिंदू हो, बी क्रिश्चियन हो, तो भी ये दोनों फॉरेनर नहीं होंगे एक दूसरे के लिए। ये दोनों अननोन नहीं होंगे अगर वो सेम विलेज में रह रहे हैं तो। क्लियर हो गया? हाँ। आगे क्या है, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, द वैल्यू ऑफ पेपर। ये अब कल शुरू करते हैं, ठीक है, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। ठीक है। ये क्या रितिका ज्वाइन करने वाली थी क्या?